नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। किसान आंदोलन को लगभग एक महीना पूरा होने वाला है। एक महीना हो जाएगा जब किसानों ने अपने आंदोलन को शुरू किया था। वो दिल्ली की तरफ आए थे कूच करते हुए और आज दिल्ली की सरहदें उन्होंने घेर ली हैं। मगर ये आपको मैं रोज़ याद दिलाता हूँ, एक एक दिन याद दिलाता हूँ, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक ऐसा भी वक्त आया था कि हमारे देश का जो अन्नदाता है, जो लोग हमारा पेट भरते हैं, हम और आप अपने घर पर बैठकर खाना खाते हैं चैन से, उन लोगों के साथ सरकार ने कैसा बर्ताव किया था, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के एक बयान पढ़कर सुनाऊंगा। वो बयान आपको सुनना ज़रूरी है और वो बयान पर्दा हटाता है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो बयानबाजी की है तीनों कृषि बिल को लेकर कि ये फ़ायदेमंद हैं, इनके सारे लाभ गिनवाए हैं। और इसमें से एक ये भी बात बताई गई थी, बहुत बयानबाजियों में एक ये भी बयान था कि 2006 में बिहार में मंडी सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था। 2006 में बिहार में से मंडी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था, जिसके कारण वहाँ के किसान अब अमीर हो गए हैं। ये दावा किया है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने, जिसके ऊपर रवीश कुमार ने अपनी टिप्पणी जाहिर की। उन्होंने अपना पूरा एक लेख लिखा जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। वो ध्यान से सुनिएगा, उसके एक एक शब्द सुनिएगा, कैसे बिहार की हालत उन्होंने बयान की है अपने इस पूरे लेख में। तो शुरुआत करते हैं। रवीश कुमार साहब ने कहा, बेशक भाजपा इस बात पर गर्व कर सकती है कि बिहार का किसान उसे ही वोट करता है, लेकिन वह यह साबित नहीं कर सकती है कि 2006 में बिहार में मंडी समाप्त कर बिहार का किसान अमीर हो गया। बिहार के किसानों को गेहूं और धान का दाम नहीं मिलता है, मक्का और दाल का भी नहीं मिलता है। अगर वहाँ मंडी होती तो कुछ प्रतिशत ही सही किसानों को एमएसपी तो मिलती, लेकिन मंडी समाप्त करने के बाद एमएसपी की हर संभावना समाप्त हो गई है बिहार में। किसानों को अपने दरवाजे पर ही कम दाम में धान गेहूं बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें पता ही नहीं चला कि मंडी खत्म कर कैसे उन्हें गरीब बनाने का रास्ता खोल दिया गया, ताकि वे खेती छोड़कर दूसरे शहरों की तरफ पलायन करें और सस्ते दर में मजदूरी के लिए उपलब्ध हो सके। बिहार की ज़मीन उर्वर है, सिंचाई की भी खास समस्या नहीं है। इसके बाद भी 2006 से लेकर अब तक इस कृषि प्रधान राज्य में निजी निवेश नहीं आया। आधा अधूरा उदाहरण देकर बिहार के किसानों को समृद्ध बताने की कोशिश हो रही है। बिहार के किसानों का 15 साल में कितना नुकसान हुआ है, अगर हिसाब निकाला जाए तो उसकी गरीबी का कारण पता चल जाएगा। वह ये नहीं जानता है कि मंडी खत्म कर बर्बाद होने के बाद बीजेपी को वोट क्यों करता है। हो सकता है उसके लिए दूसरे कारण भी हों, लेकिन ये कहना कि मंडी खत्म होने से बिहार का किसान अमीर हुआ, ये ऐतिहासिक झूठ है। मंडी खत्म होने से वह उन व्यापारियों के हाथ में लूट रहा है जो सस्ते अनाज खरीद कर बड़े व्यापारियों को देते हैं। वही देश भर में होगा तो क्या होगा, आप सोचिए। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता पटना गए थे कि बिहार के किसान भी आगे आएं और एमएसपी की मांग करें। मंडियों के खत्म होने से बिहार में किसान संगठन भी खत्म हो गए। इसे जानने की जरूरत है कि पंजाब से 32 किसान संगठन आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब में इतने संगठन क्यों हैं और प्रभावशाली क्यों हैं? क्योंकि मंडी से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए वे नियमित रूप से संघर्ष और दबाव की राजनीति करते हैं। बिहार में मंडी खत्म हुई तो किसानों के मोल भाव की शक्ति भी चली जाएगी। तो रवीश कुमार के इस लेख में आपने बिहार को मुख्य तौर पर समझा, बिहार में कृषि क्षेत्र के क्या हालात हैं। और मैंने आपको ये पहले भी वीडियो बनाकर समझाया था कि बिहार में कितने बुरे हालात हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार हमेशा ये दावा कर रही है, बयान पेश कर रहे हैं उनके नेता, कि जो बिहार है उसमें एमएसपी की हालत बहुत अच्छी है। बिहार में मंडियां समाप्त हुई थी, उसके बाद वहाँ के किसान अमीर हो गए थे। मैं आपको पूरी बात बताऊं तो एमएसपी की हालत बिहार में सबसे ज़्यादा ख़राब है। वहाँ ये हालत है कि सरकार को किसानों से धान जो धान होता है उसका 738 मीट्रिक टन खरीदना है, मगर वहाँ सिर्फ 32 मीट्रिक टन खरीदा जा रहा है सरकार द्वारा। ये हालत है बिहार की। अगर बिहार के किसान इतने अमीर हो गए हैं मंडियाँ समाप्त होने से, तो आखिर बिहार का किसान क्यों पंजाब हरियाणा की मंडियों में जाकर अपनी फसल को बेच रहा है? क्यों वो इतना मजबूर हो गया है कि अगर वो बिहार में उसे पैसा मिल रहा है, जो जितना पैसा उसे चाहिए अपनी फसल के लिए, तो क्यों वहाँ का किसान इतनी दूर 2-3 राज्य पार कर कर पंजाब हरियाणा की मंडियों में जाता है और वहाँ पर अपनी फसल बेचता है? ये बात भी आप समझिए। ऊपर से जो बड़े बड़े नेता हैं केंद्र सरकार में, चाहे फिर उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर खुद गृह मंत्री अमित शाह हों, आखिर ये लोग जो किसान रैलीज कर रहे हैं, खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी हों, मैं उनका नाम भूल गया, माफ़ कीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त,
उन्होंने बड़ी बड़ी रैलीज करी, किसान रैलीज में, मगर तीनों कृषि बिल के जो मुख्य फायदे हैं, जो ज़रूरी फायदे हैं, कोई भी नहीं गिनवा पाया। आलम तो ये था कि रैलीज में जाकर पाकिस्तान की बातें हो रही थी, रैलीज में जाकर राम मंदिर अयोध्या की बातें हो रही थी, तीनों कृषि बिल की कोई बात करने को तैयार नहीं था। तो आखिर केंद्र सरकार का ये रवैया, सरकार को बदलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्चुअल तौर पर जाकर कभी वो गुरुद्वारे में जा रहे हैं, तो कभी वो तीनों कृषि बिल को बार बार समझा रहे हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके वो क्या हैं, ये किसानों के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा। ये सब बातें पूरी केंद्र सरकार को किसानों तक पहुंचानी पड़ेंगी। अगर तीनों कृषि बिल फ़ायदेमंद हैं, अगर तीनों कृषि बिल भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि किसानों के लिए सच में असलियत में फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो ये बात किसानों के कान तक आपको पहुंचानी पड़ेगी, वो भी ज़मीनी स्तर पर जाकर। ट्विटर पर लिखने से, सोशल मीडिया पर लिखने से, वर्चुअल तौर पर कहने से किसान नहीं समझने वाले हैं। अगर आपको लगता है किसानों की जो परेशानियां हैं, किसानों की जो मांग है तीनों कृषि बिल को लेकर, उन सब मांगों को आपको दूर करना पड़ेगा। खैर, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताइए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।